नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं अपना भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास, जो कि आपके पेट एग्जाम 2023 के लिए हो सकती है काफी महत्वपूर्ण। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था आर्टिकल 22 और इसमें हमने आपको बताया था कि गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण दिए गए हैं। और इसके अंतर्गत आप जानते हैं गिरफ्तारी दो तरीके से होती है, एक सामान्य कानून के तहत और दूसरा होता है निवारक निरोध के अंतर्गत। सामान्य कानून में अपराध के कंप्लीट हो जाने के बाद गिरफ्तारी की जाती है। इसके अलावा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए शक के आधार पर भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। सवाल आपसे यहाँ पर एक पूछा जाता है कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसे में 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके आगे की चर्चा हम लोगों को करना है अपने आर्टिकल 23 के अंतर्गत। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपको मिलता है आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत। ये दो आर्टिकल यहां पर होते हैं। यहां पर आपको दिया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम से निषेध किया गया है। ध्यान से इस बात को समझिएगा। यहां पर एक शब्द आपको दिया गया है मानव का दुर्व्यापार, इसके बाद बेगार दिया है और फिर इसके बाद दिया गया है बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि मनुष्यों को वस्तुओं की तरह खरीदना और बेचना, इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, मानव दुर्व्यापार कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेगार दिया गया है, यानी कि काम करवाना और उसके बदले में पैसा न मिलना, इसको कहा जाता है बेगारी करना। और इसके बाद एक दिया गया है बलात्श्रम, और बलात्श्रम का मतलब है कि फोर्सफुली काम करवाना, यानी कि बलपूर्वक काम करवाना, तो उसको क्या कहा जाता है, बलात्श्रम कहा जाता है। ऐसी किसी भी परिस्थितियों से रोकने का काम जो है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल जो आपका 24 है, इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कालीन उद्योग है, कांच का उद्योग है, ईंट भट्ठे हैं, पत्थर खदानों हैं, घरेलू काम हैं, इन सभी में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। इसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किया गया। इसके बाद देखेंगे तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 25, 26, 27 और 28, ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं जिसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है। आर्टिकल 24 में कहा गया है अंतःकरण की आजादी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो अनुच्छेद 25 में किसका प्रावधान है, तो यहाँ पर अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की आजादी आपको कहां पर मिलती है, तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 को आप ध्यान में रखिएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता। यहां पर अंतःकरण का मतलब क्या होता है, तो अंतःकरण का जो मतलब यहां पर बतलाया गया है, इसका मतलब है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से आप मान सकते हैं। उसके अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं धार्मिक कार्यों में, वो सभी कार्य आप कर सकते हैं, किसी को कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन शर्त एक ये रखी गई है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से आप किसी को धर्मांतरण करने के लिए जो है वो बाध्य नहीं कर सकते हैं, कि आप जबरदस्ती किसी को कहें कि आप धर्म को बदल लीजिए, या उनको किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई लालच दे करके, कोई उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करवा करके, तो इस तरीके से किसी के धर्म को नहीं बदलवाया जा सकता है। ये भी आपको आर्टिकल 25 में ही देखने को मिलता है। इसके बाद में देखेंगे तो आर्टिकल
26 में आप देखेंगे तो धार्मिक संस्थाओं के स्वतंत्रता का उल्लेख यहां पर किया गया है। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिया गया है कि धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यहां पर प्राप्त होती है। धार्मिक संप्रदाय जो हैं वो धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट की जो है वो व्यवस्था कर सकते हैं। इसका भी प्रावधान कहां पर मिल जाएगा, तो आर्टिकल 26 के अंतर्गत ये मिलता है। और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में ही इसको जानते हैं। इसके बाद देखेंगे, अगर संसद के द्वारा स्थापित या संसदीय अधिनियम के जरिए स्थापित है तो उसी धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता नहीं होती है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो हम लोगों को है आर्टिकल 27, और आर्टिकल 27 जो है वो कहता है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स में छूट दिया जाएगा, यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए जो टैक्स होता है वो देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रावधान आपको कहां पर मिल जाता है, तो ये मिल जाता है आपको आर्टिकल 27 में। अब इसके बाद यहां पर देखिए एक विशेष प्रावधान है कि जैसे किसी विशेष धर्म के विकास के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो कर देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर आर्टिकल 28 जो है यहां पर प्रावधान किस बात का किया गया है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता यहां पर प्राप्त होती है। तो ये बात हो गई हम लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की। और इसके बाद आर्टिकल 29 और 30 जो है ये किससे संबंधित होता है, तो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। और यहाँ पर इनके भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। अब एक चीज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने नोट्स में बहुत डिटेल्स में चीजों को दिया हुआ है, तो आपको टेलीग्राम में ये नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल्स में पढ़िएगा। लेकिन यहाँ से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग पॉइंट आउट करते चलेंगे। आर्टिकल 29 जरा देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की यहाँ पर बात है। तो एक पहला सवाल आपको आ जाता है कि आखिर हम अल्पसंख्यक किसको कहेंगे। तो संविधान में ध्यान रखिएगा 2 टाइप के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। जो पहला टाइप का अल्पसंख्यक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक कहते हैं। हर एक परीक्षा में आपको सवाल पूछा जाता है कि संविधान के अनुसार जो अल्पसंख्यक होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो एक हो गया आपका भाषाई अल्पसंख्यक, और दूसरा क्या होता है, दूसरे को हम लोग कहते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। यानी अल्पसंख्यक कितने टाइप के होंगे, तो 2 टाइप के होते हैं, एक भाषाई और दूसरा कौन सा होता है, धार्मिक अल्पसंख्यक। ये 2 तरीके के हो गए। अब यहां पर आप देखिएगा तो आर्टिकल 29 और 30 ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं। और यहां पर आपको क्या बतलाया गया है, आर्टिकल 29 में अगर देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की आजादी होगी। यह है आपका प्रावधान अनुच्छेद 29 में। और इसके बाद अगर देखेंगे आर्टिकल 30, देखिए बहुत डिटेल्स में आप मत जाइएगा, जितने क्लॉज हैं उसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। केवल और केवल जो है आपको जो मेन आर्टिकल हैं उन्हीं को आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 30 में जो है वो दिया गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का क्या अधिकार है। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए जो प्रावधान यहाँ पर किया गया है, धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार आपको कहां पर दिया गया है, ये आपको दिया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है। और 30 के अगर सेकंड क्लॉज की बात करेंगे तो राज्य जो है वो शिक्षण संस्थाओं को सहायता देते समय
किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। ये आपको दो आर्टिकल 29 और 30 जो हैं ये संबंधित होते हैं आपके अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। ध्यान रखिएगा 29 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिपि की बात की गई है, संस्कृति की बात की गई है, अपनी भाषा को संरक्षित करने की बात की गई है, और ये सभी किस समुदाय के लिए होगा? तो अल्पसंख्यक। और संविधान के अनुसार जो अल्पसंख्यक होते हैं वो सिर्फ दो आधार पर, एक भाषा और एक धर्म, यानी कि हमारे संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों का जो प्रकार है वो दो है, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो इस तरीके से साथियों आप देखें तो आर्टिकल 29 और 30 की भी हम लोगों ने बात कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मुख्य रूप से अनुच्छेद 32, और इसके अंतर्गत आपको दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर आप ध्यान दीजिए तो अनुच्छेद 226 का भी प्रावधान है। 226 के अंतर्गत आपको मिलता है हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार, और अनुच्छेद 32 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपको पूछा जाता है कि हमारे संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो संविधान की आत्मा में आपका 2 आंसर सही होता है। अगर किसी का नाम नहीं दिया गया है, जनरली पूछा जाए संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर सवाल ये पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको माना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर से जब ये पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने कहा था कि अगर सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करनी होगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 32 को ही कहूंगा। एक चीज सवाल कभी कभी आपसे और भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि संविधान को अगर जलाना होगा तो सबसे पहले मैं ही इसको जलाऊंगा? तो राज्यसभा में अभिभाषण के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने खुद कहा था कि अगर संविधान को जलाने की बात आएगी तो सबसे पहले संविधान को मैं खुद जलाऊंगा। और इसके अलावा एक बात उन्होंने और भी कहा गया, उनके द्वारा कहा गया था कि संविधान कभी गलत नहीं होगा, केवल संविधान को लागू करने वाले गलत हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जब संघात्मक और एकात्मक की बात करी गई थी तो वहां पर उन्होंने कहा था कि संघात्मकता के तंग ढांचे में इसको नहीं ढाला गया है। इसका मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों में हमारा संविधान संघात्मक होगा, लेकिन जब आपातकाल की बात आएगी तो हमारे देश का संविधान कैसा हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लिया, लेकिन हम लोगों को आना है अपने पॉइंट पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 32 में ये सामान्य बातें हमने आपको दे दिया है। इसमें 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति होती है। कल हमने आपको ये भी बतलाया था कि जब आपको आर्टिकल छोटा रहेगा यानी कि आर्टिकल 32 रहेगा तो वहां पर न्यायालय आपको बड़ा वाला लगाना है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय लगाइएगा। और जब आर्टिकल आपको बड़ा वाला मिले यानी कि 226 मिलेगा तो वहां पर जो कोर्ट आप लगाएंगे वहां पर छोटा हो जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट हो जाएगा। 5 प्रकार की रीट में से पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और गलत तरीके से अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो गलत गिरफ्तारी के खिलाफ इसको जारी किया जाता है। फिर हमारे चाहने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, वो सभी क्या करेंगे? न्यायालय में इस प्रकार की रीट जारी करेंगे और फिर न्यायालय उस प्राधिकारी को ये बुलाएगा कि आपने जिसको गिरफ्तार किया है उसको सशरीर हमारे समक्ष उपस्थित करिए और उनसे हमें इस बात की जानकारी चाहिए कि उनको क्या सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है या नहीं। और अगर वैलिड रीजन नहीं बता पाता है प्राधिकारी तो वहां पर हमको रिहा कर दिया जाएगा। ये कहता है आपका जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसके बाद में देखेंगे इसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति की वैधता या अवैधता की जांच, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने वाली रीट होती है। इसके बाद में देखेंगे तो अगले पॉइंट में आपको यहां पर मिल जाता है
यहाँ पर अगला है, ये आपको परमादेश, और परमादेश में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सिंपल, इसके नाम से ही ये बात कन्फर्म है कि हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है या सरकारी कोई भी यहाँ पर प्राधिकारी है और वो अपने काम को सही तरीके से, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन अगर नहीं कर रहा है, तो वहां पर न्यायालय इस बात को आदेश देगा कि आप अपने कार्यों के, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करिए। और ये रीट जो है न्यायालय के विवेकाधीन होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध इसको जारी नहीं करवाया जा सकता है। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, और उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। दोस्तों, आमतौर पर उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों जो रीट दी गई हैं, ये होती हैं न्यायिक प्रकार की रीट। और न्यायिक रीट में अगर आप देखेंगे तो प्रतिषेध में मना किया जाता है, यानी कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब है कि जो आपके जिला में कचहरी होता है, वो निचली अदालत अपनी न्यायिक अधिकारिता का अतिक्रमण करके मामले को सुनता है, तब यह रीट जारी की जाती है। इसका मतलब है कि अपने न्यायिक अधिकारिता का अतिक्रमण करके मामले को सुने तो उसके लिए, और यह न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध निकाली जाती है। उत्प्रेषण का मतलब है कि अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मामलों को ऊपर के न्यायालय को भेज दिया जाए। और यह रीट जो है, इसके लिए कुछ परिस्थितियों की बात की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव होना चाहिए, साथ ही साथ नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय का मतलब होता है प्राकृतिक न्याय, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो और निर्णय में अगर वैधानिक गलती हुई है, तो इस कंडीशन में हम किस प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं, तो उत्प्रेषण होता है। और अधिकार परीक्षा में आप ध्यान रखिएगा, अधिकार परीक्षा वो होता है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पद पर आसीन हो जाता है, उस पर काम करने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। अब यहाँ पर उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर भी दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर इन सभी चीजों को पढ़ लीजिएगा, पेट में बहुत इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर भी लिया है, इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो कई सारी बातों को हम लोगों ने कर लिया है। जैसे इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 to 51 के बीच में दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि इसे आयरलैंड के संविधान से, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको एडॉप्ट किया गया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे आपने देखा था कि फंडामेंटल राइट में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिकल, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना जो होता है, ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया था टीबी सप्रू समिति के आधार अनुसार यहाँ पर उन्होंने अधिकारों को दो टाइप में डिवाइड किया। एक अधिकार ऐसे बताए थे जो कि न्यायालय के द्वारा लागू करवाए जा सकते थे, तो उसको हमने क्या कहा था, फंडामेंटल राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार थे जो कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, तो उसको हमने क्या कहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब क्या हो गया कि इसको हम न्यायालय के द्वारा किसी भी तरीके से लागू नहीं करवा सकते हैं, यह केवल और केवल राज्य के लिए एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा निर्देश होता है कि आपको इस तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात आपको ये दी गई है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे आप देख सकते हैं भाग 4 आर्टिकल 36 to 51, राज्य का नीति निर्देशक जो है वो राज्य का कर्तव्य होता है। इसकी विचारधारा को हमने आयरलैंड से लिया, वाद योग्य ये नहीं होता है, लोक कल्याण करने का इसका उद्देश्य होता है। अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा था। ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा। केटी शाह ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार भुनाया जाता है। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, उसका प्रावधान आपको नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही देखने को मिलता है।
नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट जो हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लें हम लोग आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल 36 में राज्य की वही परिभाषा दी गई जो आपको अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं किया गया है। अनुच्छेद 36 में वही राज्य की परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में आपको दिया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार है, पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्थानीय प्राधिकारी है, राज्य का विधानमंडल है, अन्य प्राधिकारी, इन सभी की बात हम लोग बहुत डिटेल्स में कर चुके हैं जब आर्टिकल 12 हमने आपको बतलाया था। 37 में आपको दिया गया है कि इस भाग के प्रावधान न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन शासन चलाने के लिए मूलभूत आधार होते हैं और इनको लागू करना होगा। आर्टिकल 38 में आप देखिए तो यहाँ पर राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा, यानी कि पब्लिक वेलफेयर का काम करना जो होगा वो राज्य का कर्तव्य होगा। और आप जानते हैं कर्तव्य का अगर पालन नहीं होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का जो है दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई। 38 का सेकंड क्लॉज जो है वो कहता है कि राज्य जो है आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। भाई जब राज्य में आय की असमानता कम होगी पब्लिक वेलफेयर तभी होगा। इसके अलावा 39A में आपको दिया गया है यहाँ पर स्त्रियां और पुरुषों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और 39B में दिया गया है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाना और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि ये सेंट्रलाइज्ड न होकर के बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। 39 में आप देखेंगे तो कई सारे इसके क्लॉज हैं, लेकिन आपको सिर्फ इस बात का ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो आपको 39 में दिया गया है सभी के लिए समान अधिकार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, बचपन और यौवन को शोषण से बचाना, ये सभी कर्तव्य होता है। 39A में अगर आप देखेंगे तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का भी प्रावधान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। और इसके अलावा आर्टिकल 41 में देखेंगे तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होता है। और ये कुछ दशाएं क्या होती हैं, जैसे बीमारी है, बेगारी है, बुढ़ापा है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया जाता है। 42 की बात करेंगे तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को उपलब्ध कराना, साथ ही साथ यहाँ पर प्रसूति सहायता को भी प्रावधान किया गया। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43B जो है वो सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है। और 44 में आप जानते हैं कि दिया गया है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ये वाला आर्टिकल आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसके पूछे जाने की संभावना जरूर बनती है। तो 44 में किसकी बात की गई है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है, यानी कि यूसीसी जो है वो लागू है। 45 में क्या दिया गया है कि अगर 0 से 6 साल का बच्चा कोई है तो उसकी बाल्यावस्था और शिक्षा की देखरेख करना जो होगा वो राज्य का कर्तव्य होगा। जैसे आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो व्यवस्था किससे प्रेरित है, तो वो व्यवस्था प्रेरित है आपके आर्टिकल 45 के जरिए ही। अब इसके बाद देखेंगे तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको और मिलते हैं। 46 में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के अर्थ और शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ाने की बात की गई है। कहां पर, 46 में की गई। और 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का प्रयास। 48 में कृषि और पशुपालन का गठन।
और इसके बाद 48A में क्या किया गया, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रावधान मिलता है आर्टिकल 48A के अंतर्गत। 49 में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जो है वो सेपरेट रहेंगी। और 51 में आपको अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात यहाँ पर दिया गया है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इससे संबंधित आपको सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आपको आपके सिलेबस में ये सारी बातें जो हैं वो अलग से भी दी गई हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है अब फंडामेंटल ड्यूटी की। और जब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है, भाग 4 में आर्टिकल 51A के अंतर्गत किया गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह संविधान के ये मूल संविधान में नहीं दिया गया था, इसको बाद में जोड़ा गया है। और इसको हमने कहां से लिया है, सोवियत संघ या रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया है। और फंडामेंटल ड्यूटी भी जो होता है ये भी न्याय के योग्य नहीं होता है, मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। तो 42वें संविधान संशोधन जरिए 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में जब 1976 में इसको शामिल किया गया था तो उस समय कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो केवल 10 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 11। दो सवाल आपको यहां से ये बन सकता है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसमें शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के कर्तव्य को शामिल किया गया और शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया गया है, लेकिन आर्टिकल 21A के अंतर्गत। 86वां संविधान संशोधन था, साल 2002 में इसको जोड़ा गया। अब यहाँ पर अधिकार और कर्तव्य से संबंधित कई सारी बातें हैं जो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। इन्हीं सभी बातों को क्या किया गया है, एक साथ कंपेयर किया गया है कि अधिकार क्या होंगे और कर्तव्य क्या होंगे। अब इसके बाद आप देखिएगा तो जैसे मौलिक कर्तव्य का प्रयोग अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। पर्यावरण का संरक्षण जो आपको आर्टिकल 48 में देखेंगे, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में भी पर्यावरण के संरक्षण की बात करी गई है। राष्ट्रीय गान गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 19 का पहला क्लॉज। और अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का भी यहाँ पर हनन होता है। इसके अलावा कोई विधिक प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य ही किया जाए। और जापान और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आपको दी गई है कौन कौन से आपके मौलिक कर्तव्य हैं। टोटल वर्तमान में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुल 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप क्या करिएगा, एक बार अच्छे तरीके से सभी बातों को पढ़ लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जहां पर कुछ पॉइंट आपको नोट करने की आवश्यकता हो उसको आप नोट भी कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएं तो उसको आप कर सकें। आज के लिए हम लोगों की क्लास बस यहीं तक है। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे सरकार के अंग। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, इन सभी की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।